डेथ नोट एक ऐसा एनीमे है जो टाइम के साथ सिर्फ पॉपुलर नहीं लेजेंडरी बन चुका है। लेकिन अगर तुम इस स्टोरी का डीएनए डिकोड करोगे तो उसका असली ब्रिलियंस सिर्फ उसका प्रीमाइस में नहीं बल्कि उसके दो कैरेक्टर्स में छिपा हुआ है, लाइट यागामी और एल। लाइट के बारे में सब बात करते हैं, उसका इंटेलिजेंस, उसका करिश्मा, उसका गॉड कॉम्प्लेक्स, एक विलेन जिसे लोग हीरो मानते हैं लेकिन एक और इंसान था जो हर सेकंड उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था, वो जिसके बिना डेथ नोट का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अधूरा होता है, और उसका नाम है एल। पर अजीब बात यह है कि लोग लाइट को याद रखते हैं लेकिन एल को समझने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि सच ये है एल लाइट से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, ज़्यादा डेंजरस। और इसीलिए आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। कौन था एल, उसका ओरिजिन क्या था, उसके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे थे और किस तरह वो बना दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव, बिना आइडेंटिटी, बिना इमोशन, सिर्फ लॉजिक और ऑब्सेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहाँ जीनियस का मतलब सिर्फ आईक्यू नहीं, एक ऑब्सेशन होता है। सो लेट्स बिगिन। स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स एपिसोड 5, एल। तो एल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1979 को इंग्लैंड के अंदर। बचपन में ही उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, लेकिन अब तक ये क्लियरली नहीं बताया गया है कि उनकी मौत कैसे हुई है। यहाँ से एल की ज़िंदगी में डार्कनेस आ चुकी थी, और जब सिर्फ एल 8 साल का था तब उसकी मुलाकात होती है वातारी से, जिसका असली नाम था क्विलिश वैमी। वातारी ने एल के अंदर कुछ अलग देखा था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए उसने एल को अपने साथ वैमिस हाउस ले आया। ये ऑर्फनेज भी इंग्लैंड में ही था। वातारी कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बिलीनियर था जिसके दिमाग में एक यूनिक विजन था। उसने वैमिस हाउस बनवाया था सिर्फ एक ही मकसद से, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और डिफरेंट सोच रखने वाले बच्चों को छोटी उम्र से ही ग्रूम करना। और यही वजह है कि इस ऑर्फनेज से कई सारे मास्टरमाइंड्स निकले, जैसे एल, मेलो, नेयर, मैट और बेयॉन्ड्स बर्थडे। जब एल को ऑर्फनेज में लाए हुए सिर्फ 8 घंटे ही हुए थे तभी एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। वातारी ने देखा कि एल ने कुछ बड़े लड़कों को हरा दिया था, फिजिकली भी मेंटली भी। जब उसे पूछा गया कि ऐसा उसने क्यों किया, एल ने सीधा कहा, उन्होंने शुरू किया, मुझे बुली करने की कोशिश की थी, दे गॉट व्हाट दे डिजर्व्ड। और उसके बाद एक चिलिंग लाइन वो कहता है, आई एम जस्टिस। यही वो मोमेंट था जब वातारी को समझ आ गया कि ये लड़का दुनिया से अलग है। वक्त के साथ ऑर्फनेज में एल ने हर टेस्ट, हर पजल इतनी आसानी से क्रैक कर लिया कि लोग हैरान रह जाते। कुछ पजल्स तो ऐसे थे जो वर्ल्ड्स के टॉप माइंड्स भी सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन एल के लिए वो सिर्फ एक गेम था। एल को अपने इंटेलिजेंस का पता था, उसे डोमिनेट करना बहुत पसंद था। उसका बिलीफ था कि उस ऑर्फनेज में कोई भी उसके लेवल का नहीं है, और इसलिए वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेला रहता था। वातारी भी समझ चुका था कि एल एक डिफरेंट ब्रीड का जीनियस है, इसलिए सिर्फ 3 दिन बाद ही उसने एल को एक प्राइवेट रूम दे दिया जहाँ वो बिना डिस्टर्बेंस के और ग्रो कर सके। और बस वहीं से एक नया फेज शुरू हुआ। थोड़े ही दिनों में एल ने ऑर्फनेज के सारे पजल्स, गेम्स और मेंटल एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर दिए। अब उसके लिए सब कुछ बोरिंग हो चुका था। फिर हुआ एक और ट्विस्ट, एल का इंट्रोडक्शन हुआ कंप्यूटर्स से। उस समय इंटरनेट भी दुनिया में उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, लेकिन एल उस मशीन के साथ कनेक्ट हो गया था, एक ऑब्सेशन बन गया था। और फिर वो घुस गया स्टॉक मार्केट की दुनिया में। एल ने अपनी नॉलेज से वातारी को एक लिस्ट बना के दी, इन कंपनीज के शेयर्स को खरीद लो 1 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करके। और वातारी को एल के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा था, उसने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। एंड तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, 2 साल के बाद उन शेयर्स का प्राइस 20,000 टाइम्स बढ़ गया। सोचो, एल ने सिर्फ 10 साल की उम्र में एक बिलियनियर को और भी ज़्यादा अमीर बना दिया। अब समझ आया कि एल इतना अमीर कैसे बना। एल की जीनियस का कोई लिमिट नहीं था। फिर एक दिन जब एल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसकी नज़र एक अनसॉल्व मर्डर केस पर गई। केस डिफिकल्ट था, कोई उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और एल ने कहा, ये तो किसी पजल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आई विल डू इट। बस वहीं से उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्रिमिनल वर्ल्ड में, और उसने वो मर्डर केस सिर्फ कुछ घंटों में सॉल्व कर दिया बिना घर से निकले। वातारी ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि यही है एल का रास्ता। यहीं से एल की जर्नी शुरू होती है, और वो केस पे केस सॉल्व करता जाता है, और वो बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव। अगर तुम कहानी के इस हिस्से तक आए हो तो अभी तक सिर्फ तुमने ओरिजिन सुना है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली एल जिसने दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल को एक्सपोज करने का ठेका उठाया था, वो तो अभी आया भी नहीं है। और एक ऐसा केस जो उसके दिमाग की गहराइयों का सबसे बड़ा सबूत है, द बीबी मर्डर केस।
जिसने दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट का भी माथा घुमा दिया था। वो कहानी हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज आज हम बात करेंगे उस एल की जो कीरा ऐसे गॉड कॉम्प्लेक्स वाले जीनियस को उसके खुद के गेम में बीट करने चला था। और जब तुम एल के हर एक मूव के पीछे छिपी हुई सोच को सुनोगे ना, तो शायद तुम भी कह उठोगे ये बंदा लाइट से कम नहीं था, बल्कि शायद उससे भी एक कदम आगे था। तो चलो शुरू करते हैं एल के उन आइकॉनिक मोमेंट्स का सफर, जहां हर सीन के पीछे छुपी होती थी एक मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग, एक साइकोलॉजिकल वॉर। लिंडल टेलर ट्रैप। तुम लोगों को तो याद होगा वो सीन जब टीवी पर एक आदमी आता है और खुद को लिंडल टेलर बताता है और वो कह रहा होता है कि मैं कीरा को एक्सपोज करने वाला हूँ। लाइट भी टीवी उस समय देख रहा होता है और वो गुस्से में भर जाता है। ईगो को चोट पहुंचती है कीरा होने के नाते। उसके लिए ये एक खतरा नहीं, एक चैलेंज था। और फिर सिर्फ 40 सेकंड में टीवी स्क्रीन पर टेलर की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। इट वर्कड, राइट? ये एल का पहला मूव था, एक साइकोलॉजिकल नर्ज। उसने टीवी ब्रॉडकास्ट का पूरा कंट्रोल लेके ये ट्रैप बनाया था, और जैसे ही लाइट ने किल किया, एल समझ गया कीरा सिर्फ नाम से नहीं पीस से भी मार सकता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो ब्रॉडकास्ट सिर्फ कांटो रीजन में हो रहा था। मतलब कीरा जापान के कांटो में है। क्या तुम समझ रहे हो? 2 मिनट नहीं लगे, एल ने एक फेस सेक्रीफाइस किया और उससे मिला किलर का लोकेशन, मेथड और ईगो मैप। ये था एल का वॉरफेयर। इमोशनल मैनिपुलेशन, कैलकुलेटेड रिस्क और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एल रिबेल हिमसेल्फ। लाइट सोचता है वो सबसे इंटेलिजेंट है, कीरा होने के बर्डन उसे एक गॉड कॉम्प्लेक्स दे रहा है। लेकिन उसके सामने एक दिन एक अजीब सा लड़का क्लास में बैठता है, पेल स्किन, मेसी हेयर, बिना जूतों के और आंखों के नीचे थकावट लिए। उसका नाम रहता है हिडेकी रियोका, और बिना किसी वार्निंग के वो सीधा लाइट को बोलता है, एक्चुअली आई एम एल। यहाँ से गेम का लेवल बदल जाता है। एल ने रिस्क लिया, अपनी आइडेंटिटी उस आदमी को बताई जो सस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि एल लाइट को हर वक्त, हर मोमेंट फेस टू फेस ऑब्जर्व करेगा। जब एक शिकारी से मिलता है तो असली खेल वहीं शुरू होता है। ये रिवेल लाइट के लिए एक साइकोलॉजिकल शक्ल बन गया। हर पल उसे ये सोचना पड़ता था, मैं इस बंदे के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ या वो मुझे देखकर एक्टिंग कर रहा है। और मज़े की बात यहाँ पे ये है, एल ने जिस नाम से अपने आप को लाइट को इंट्रोड्यूस किया था, हिडेकी रियोका, उसी नाम का एक पॉप स्टार रहता है इस यूनिवर्स में। और अगर लाइट इस नाम को डेथ नोट पर लिख देगा तो हिडेकी रियोका अगर गलती से मर गया तो क्लियर हो जाएगा कि लाइट ही असल में कीरा है। और ये था यहाँ पे एल का मास्टरमाइंड। हिडन सर्विलेंस कैमरा। वेल को लाइट के ऊपर डाउट होता है कि लाइट कुछ छिपा रहा है। उसने वो किया जिसके बारे में नॉर्मल डिटेक्टिव सोच भी नहीं सकते। उसने लाइट के घर में 64 कैमरास इंस्टॉल किए, बाथरूम, सेल्फ, सब जगह। और गेस करो क्या हुआ? लाइट भी नॉर्मल नहीं था। उसने पोटैटो चिप पैकेट में टीवी छिपा लिया और एक्टिंग करता रहा। पर एल क्या चाह रहा था? वो लाइट के बिहेवियर का पैटर्न तोड़ना चाहता था। He wasn't chasing a killer, he was observing a psych। इंसान जब खुद पर प्रेशर डालता है उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती है। और जब एल ने देखा कि लाइट के हर मूव में एक अननेचुरल परफेक्शन है, उसने बस एक लाइन लिखी, दिस किड इज टू क्लीन, दैट्स नॉट नॉर्मल। यहाँ से शक और बढ़ने लगा। एल लाइट को नहीं देख रहा था, वो उसके अंदर छिपी हुई एक मॉन्स्टर की तस्वीर बना रहा था। एंड सब जानते हैं ये डेथ नोट का पोटैटो सीन कितना एपिक सीन है अपने में। मीसा अमाने रिवेल्स। जब मीसा की एंट्री होती है, एल को एक और लेयर समझ आती है। दूसरी कीरा, ये बंदा नहीं, एक लड़की थी और इसके पास शिनिगामिस आइज है। मतलब वो किसी का भी फेस देख के उसका नाम जान सकती है। अब एल करे तो क्या करे, लेकिन इस बंदे की ब्रिलियंसी ऐसी है, बंदा सेकंड कीरा के काम करने का तरीके से ही समझ गया कि ये ऑब्सेस्ड है फर्स्ट कीरा से। और जब वो लाइट से मिलने आया था पार्क में, वो एक्चुअल में लाइट से मिलने नहीं बल्कि मीसा को अरेस्ट करने के लिए आया था। और उस वक्त याद है, एल ने मीसा के दोनों फ़ोन किस तरीके से चुराई थी। इवन किसी को भी वहाँ पता नहीं चला था कि एल ने ऐसा किया है। सिर्फ छेड़खानी कर रहा था, ऐसा लग रहा था हमें, याद है भाई? मतलब ये सीन तो कमाल था। सबने सोचा लाइट तो अब गया क्योंकि एल मीसा से सब कुछ उगलवा लेगा। अब आगे जब लाइट डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ देता है और अपना मास्टर प्लान बनाता है, उस वक्त याद है एल ने लाइट को खुद के साथ बांध दिया था, हाथ में हैंडकफ, 24/7, साथ सोना, उठना, खाना, बैठना, सब कुछ। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो किसी सस्पेक्ट के साथ जीना, बस उसके अंदर की सच्चाई देखने के लिए?
लाइट तो अब डेथ नोट भूल चुका होता है, उसकी मेमोरीज इरेज हो गई थी और एल ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन एल का दिमाग इतना शार्प कि क्या बोला जाए। उसने एक थ्योरी बनाई कि लाइट ने याददाश्त खो दिया है और कीरास की पावर दूसरे पर ट्रांसफर हो गई है। मतलब तुम खुद सोचो, बंदे ने लाइट का जो प्लान था वो ओवरऑल एजम कर लिया था कि ऐसा हो सकता है, दो उसके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन उस अकेले बंदे ने जो थ्योरी बताई उसे नकारा भी यहाँ नहीं जा सकता। इसके बाद फिर दोनों मिलके कीरा को खोजने लगते हैं और आगे हम सब जानते हैं क्या हुआ है। हिगुची को रोकने का एक प्लान बनाता है एल। साकुरा टीवी के एक टॉक शो के दौरान एल मात्सुरा को एक बेट के रूप में यूज़ करता है ताकि हिगुची वहाँ से आ जाए। जैसे ही हिगुची सीन पे आता है, टास्को मेंबर्स उसे घेर लेते हैं। हिगुची भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेपेनबर की जगह लेने वाले आइबर और वेडी की मदद से टास्को उसे क्रैक कर लेती है और आखिरकार पकड़ भी लेती है। इसी मोमेंट पे एल को मिलता है डेथ नोट। वो समझ जाता है कि कीरा कैसे लोगों को मार रहा था। साथ ही उसे शिनिगामी रेम भी मिलती है और तब लाइट और मीसा दोनों को दोबारा अपनी याददाश्त वापस मिलती है, यानी वो फिर से कीरा बन जाते हैं। एल एक रूल भी डिस्कवर करता है, अगर कोई आदमी 13 कंसेक्यूटिव दिन तक डेथ नोट में कुछ ना लिखे तो वो मर जाता है। ये रूल लाइट के लिए एक परफेक्ट एलिबी बन जाता है, लेकिन फिर भी एल का शक लाइट पे बना रहता है। अब टास्क फोर्स के प्रेशर के कारण सब लोग लाइट और मीसा को इनोसेंट मान लेते हैं और ना चाहते हुए भी एल को मीसा को रिलीज करना पड़ता है। और फिर आता है एक शांत इमोशनल मोमेंट। एल बारिश में भीग रहा होता है, उसे चर्च की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो लाइट के पैर पोंछता है। एक अजीब सा इमोशनल साइलेंस होता है इस सीन में। नोट करना एक बात, ये सीन सिर्फ एनिमे में दिखाया गया था, मांगा में नहीं। बहुत सारे फैंस मानते हैं कि एल को उस वक्त पता था कि उसकी मौत करीब है। कुछ वक्त बाद मीसा के रिलीज के बाद ही कीरा के मर्डर्स फिर से शुरू हो जाते हैं। एल का डाउट और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। वो डेथ नोट के एक्सपेरिमेंट प्लान करता है उस 13D वाले रूल को टेस्ट करने के लिए, लेकिन इसी बीच वातारी मर जाता और सारे कीरा केस के डेटा डिलीट हो जाते हैं। एल तुरंत समझ जाता है रेम ने ही वातारी को मारा है और उसी वक्त रेम एल का नाम भी डेथ नोट में लिख देती है। एल को हार्ट अटैक होता है, वो गिरता है और लाइट उसे पकड़ लेता है, उसके दोनों हाथ थाम लेता है और वहीं उस आखिरी पल में एल को लाइट का असली चेहरा दिखाई देता है। एक स्मग विक्टोरियस स्माइल, जैसे कह रहा हो तुम सही थे एल, लेकिन मैं जीत गया। एल मर जाता है लेकिन उसकी लेगेसी जिंदा रहती है। वैमिस हाउस में उसके सक्सेसर्स नियर और मेलो कीरा को पकड़ने के लिए काम में लग जाते हैं और अंत में नियर और मेलो दोनों की कंबाइंड एफर्ट से लाइट यागामी यानी कि असली कीरा हरा दिया जाता है और वो मर जाता है। द कंक्लूजन। और इसी तरह ये था एल का एनिमे में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, ना आइडेंटिटी बची, ना कंफर्ट, ना ट्रस्ट, बस एक ऑब्जेक्शन थी, जस्टिस। एल कोई सुपर हीरो नहीं था, वो कोई पावर यूजर भी नहीं था, लेकिन उसका वेपन था अ ब्रेन दैट रिफ्यूज टू लूज। वो एक ऐसा इंसान था जो अपने आप से भी लड़ता था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सच जानना था। क्या तुम सोच सकते हो किसी से लड़ना जो तुम्हारे साथ चेस खेल रहा हो और हर मूव के पीछे एक इमोशनल ट्रॉमा छिपा हो? दैट वाज एल, अ जीनियस, नॉट ऑफ IQ बट ऑफ अनशेकेबल रिजॉल्व। फाइनल डिबेट। एल और लाइट के बीच जो तकरार थी ना, वो सिर्फ दो दिमाग का वॉर नहीं था, वो सच और धोखे के बीच की जंग थी। लाइट जिसे हम सब जीतते देखना चाहते थे क्योंकि उसका करिश्मा, उसकी सोच हमारे पर इतनी हावी हो गई कि हम भूल गए कि वो भगवान बनने के चक्कर में एक ऐसा क्रिमिनल बन चुका था जो खुद भी नहीं समझ पाया उसका पतन। और एल, वो बिना किसी पावर के, बिना किसी नोटबुक के, सिर्फ दिमाग, लॉजिक और इंसानी इंस्टीट्यूशन से सच के इतने करीब पहुंच गया था कि अगर उसे कुछ दिन और मिल जाते तो कीरा का अंत वहीं लिखा देता वो। तो अगर तुम पूछो स्मार्ट कौन था, तो जवाब सिर्फ एक है, एल वॉज ट्रूली डिफरेंट। तो ये थी कहानी एल की, उस जीनियस के जिसने एक भगवान को मात देने की सोची थी, एक ऐसा इंसान की जिसने बिना किसी सुपरनेचुरल पावर के सिर्फ दिमाग और इरादे से एक देवता जैसे दिखने वाले शैतान को पहचान लिया। शायद वक्त और होता तो कहानी कुछ और होती, पर ये जंग थी तो सोच के, और एल ने अपने आखिरी सांस तक उस सच्चाई के लिए लड़ाई की।
अब फैसला तुम्हारा है, क्या एल जीता या लाइट? तुम्हारे लिए कौन सही था और कौन असली जीनियस? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें एल के बारे में और जानना है या बीबी केस के बारे में, तो वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आज के लिए बहुत है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक या किसी और कैरेक्टर का एनालाइज करेंगे हम लोग। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।